हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 के पाठ 18 टोपी इसको समझेंगे। देखिए, अगर आप इसे कहानी की तरह अपने मन में इमेजिन करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ भी आ जाएगी और लंबे समय तक आपको याद भी रहेगी। ये कहानी है, ये दो गौरैया की कहानी है। एक उसमें नर है और एक मादा है। उनमें से एक मादा गौरैया को आदमियों की तरह टोपी पहनने की इच्छा हो जाती है। फिर उस टोपी को बनवाती है और उसके आगे का सफ़र। यह कहानी हम सबको एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। एक थी गौरैया गौरैया और एक था गौरा नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिन्न सार होते ही खेतों से निकल पड़ते दाना चुगने और झुटपटा होते ही खोते में आ घुसते। देखिए, ये कहते कि दो पक्षी गौरा गौरैया, एक नर है उसमें एक मादा है। दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी थे। वो जहाँ भी जाते थे सब कुछ हर काम साथ ही करते थे। साथ हंसना, साथ रोना, एक साथ खेलना, खाना पीना, एक साथ सोना। ठीक है, वो सुबह होते ही दाना चुगने के लिए निकल जाते थे और शाम होने से पहले वो वापस आ जाते थे। आगे है कि थकान मिटाते और सारा दिन की देखे सुनने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली कि आदमी को देखते हो, कैसा रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। देखिए, जब वो शाम को अपनी बात बताते थे, जो वो देखते थे सुनते थे पूरा दिन, तो फिर गौरैया बोलती है कि देखो, तुमने उस आदमी को तुम देखते हो, कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और ये कितने अच्छे लगते हैं उन पर। फिर गौरा कहता है कि खाक फूकता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। लेकिन गौरे को यह बात अच्छी नहीं लगी और वो कहता है कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते आदमी के ऊपर कपड़े, बल्कि वो और इससे और बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज लटचीरा चुग आए हो, गौरैया बोल पड़ी। गौरैया बोली कि आज तुम कोई पौधा चुग के लाए हो। गौरैया को लगा कि वो इस अजीब से बात करने लगा है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। देखिए, जब गौरा बोलता है कि कपड़े पहनने के बाद तो आदमी की जो प्राकृतिक खूबसूरती है, जो भगवान ने उसे सुंदर बनाया है, वो ढक जाती है। फिर गौरा बोला, अब कि तू सोच कि अगर जो तेरी सुंदर काया है उसका एक एक रोम तो अब तो मुझे सामने है। सब पंख दिख रहे हैं, सारे जो रोएं दिख रहे हैं, वो मेरी आंखों में चमक रहे हैं। लेकिन अगर तू मनुष्य की तरह कपड़े डाल लेगी तो तेरी जो सारी खूबसूरती है वो आंखों से दूर हो जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी। आगे है कि कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता आदमी। फिर इस पर गौरैया बोलती है कि सिर्फ अच्छे लगने के लिए नहीं डालता कपड़े आदमी, मौसम की जो मार है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, उससे बचने के लिए भी आदमी कपड़े डालता है। आगे चलते हैं कि तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी ताकत भी खत्म हो जाती है और इससे कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। देखिए, गौरा बोलता है कि तू समझ नहीं रही है, ये जो कपड़े पहनने के बाद ही आदमी की सर्दी गर्मी बरसात को जो सहने की जो उसकी शक्ति थी वो कम हो गई है, जाती जा रही है। और इस कपड़े में काफ़ी समस्या भी है, क्योंकि जैसे ही कोई कपड़ा पहनता है तो उससे उसकी वो अमीर है या गरीब है ये पता चल जाता है और आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है।
फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। गवैया कहती है कि फिर भी अगर इतनी सारी चीज़ें होती हैं इस कपड़े को पहनने के बाद, आदमी फिर भी नए नए कपड़े सिलवाता रहता है और वह नहीं रुकता। आगे है कि यह नरा पोंगापन है। पोंगापन मतलब पागलपन। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फक्त लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। देखिए, जो गवरा बोलता है कि ये तो बिल्कुल पागलपन है, जो आदमी कपड़े पहनता है और जो आदमी है वो सिर्फ अपनी लाज ही नहीं ढकता, वो अपने चलने के फिरने के जो काम आते हैं हाथ पैर उन्हें भी ढक लेता है, उन्हें भी दस्ताने मोजे से ढक लेता है, और जिस सिर पर उनके जो बाल हैं उनको टोपी से ढक लेता है। फिर वो कहता है कि हम तो बिना कपड़ों के ही सही हैं। आगे है कि उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। गवरिया कहती है कि आदमी की जो टोपी है वो बहुत ही सुंदर लगती है और मेरा भी मन करता है कि वह भी टोपी डाले। फिर आगे कि गौरा बोला कि टोपी तू कहाँ से? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है और एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई कि नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपने टोपी सलामत रहे। फिर इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो उस तू इस चक्कर में पड़ ही मत। देखिए, जो गवरा बोलता है कि जो टोपी है वो तू कहाँ से लेके आएगी? जो टोपी है वो तो आदमियों का राजा पहनता है और एक टोपी के लिए कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछल जाती है। अपनी टोपी तो सलामत ही रहे, तो इस फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, कितनों को बुद्धू बनाना पड़ता है, कितनों के साथ छल कपट करना पड़ता है। तो मेरी मान तो इस टोपी के चक्कर में मत ही पड़। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसी को जीवन का लक्ष्य मान लिया। देखिए, जो गवरा था वो तो समझदार था, लेकिन जो गवरिया थी वो थोड़ी जिद्दी थी, लेकिन वो अपनी धुन की पक्की थी। उसने सोचा कि अब जो मैंने टोपी को सोचा कि अब मैं टोपी डालूंगी, तो अगर ये मैंने ठान लिया तो मैं इसको अपने जीवन का लक्ष्य ही मान लिया है और मैं इसको ज़रूर पूरा करूंगी। कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। आगे है कि मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घोड़े पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रूही का एक फाहा मिल गया। मिल गया, मिल गया, मिल गया। गवरिया मारे खुशी के घोड़े पर लौटने लगी। देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। तो जब वो अगले दिन दाना चुगने के लिए निकले तो उस गवरिया को एक रूई का फाहा मिल गया। जैसे इस चित्र में आपको दिख भी जाएगा, ये जो गवरिया है अपने चोंच में रूई का एक फाहा लिए घूम रही है और वो खुशी की कहती है कि मिल गया, मुझे तो टोपी का जुगाड़ मिल गया। आगे है, अरे क्या मिल गया? गवरिये ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिये ने गवरे के सामने रूही का फाहा धर दिया। जब गवरे ने पूछा कि क्या हो गया, क्या मिल गया तुझे, तो गवरिया बोलती है कि मुझे टोपी बनाने का रास्ता मिल गया, कि अब कैसे टोपी बनाएंगे। और जो रूई थी उसने गवरिये के सामने रख दी। तेरे जैसे ही एक बावरा था, और गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम और जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र अब यही रटता रहा कि बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम और जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रूही के फाहे से लेकर टोपी का सफर तुझे कुछ पता भी है कि कैसे करना है? देखिए,
जब गवरिया रुई का फाहा ले आई तो उस पर गवरा बोला कि तेरे जैसा एक बावरा भी था, एक पागल था, जिसे रास्ते में चलते चलते एक चाबुक मिल गया और चाबुक बहुत ही सुंदर और लचीला था। वह किसी घुड़सवार के हाथ से छूट गया था। जब उसने चाबुक को हाथ में लिया तो वह बावरा बोला कि अब 3 चीज़ें और बच गई हैं, घोड़ा, लगाम और जीन। ये तीनों भी उसे रास्ते में कहीं मिल जाएंगी। और वो सारी उम्र यही रटता रहा कि अब 3 चीज़ और चाहिए। तो इस बात को, इस कहानी के का उदाहरण देते हुए गौरा उसे समझाता है कि इस रुई के फाहे से लेकर जो टोपी बनाने का सफ़र है, क्या तुझे पता है वो कितना मुश्किल होने वाला है। आगे है कि बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रूही का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, धुनिया भैया इस रूई के फाहे को धुन दो। या फिर गवरिया बोली कि तुम बस देखते जाओ कि अब मेरी टोपी कैसे जरूर बनेगी। वह रूई का फाहा को लेकर एक धुनिया के पास चली गई और बड़े प्यार से बोली कि धुनिया भैया कि उसके रूई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, जो गवरिया है एक धुनिया के पास गई है और ये धुनिया के हाथ में उसकी ये जो जिससे वो रुई को धुनता है, ये वो उसका मतलब जो औजार है। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला कि तू जाती है कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। देखिए, जो दुनिया था वो बहुत ही बूढ़ा था बेचारा। जाड़े का जो मौसम था उसमें उसके ऊपर एक मिर्चई पड़ी हुई थी जो बिल्कुल ही फटी पड़ी थी। फिर वो कांपते हुए बोलता है कि गवरिया को तू यहाँ से चली जा, देखती नहीं कि मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का जो राजा है वो बहुत ही कम पैसे देता है और ऊपर से तू फ्री में काम करवाने आ गई है। आगे है कि उजर ना करे भैया। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। फिर गवरिया बोलती है कि भैया तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी मेहनताना दूंगी, तुम इसे धुन दो, आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। आगे है कि दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी, तो इसके लिए सपना था। वह झट तैयार हो गया। घर चों उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे, इसमें आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरिये ने। देखिए, दुनिया ने आज तक पूरी ज़िंदगी में इतनी अच्छी जो उसकी मेहनत की मजदूरी थी, पैसे थे वो नहीं मिल रहे थे कि जैसे 16 आने के बदले में 16 आने उसको वह 16 आने के बदले में 8 आने उसको मेहनत मिल रही थी और ये उसके लिए सपना थी। तो वह झट से तैयार हो गया और उसने अपनी तांती जो इसके हाथ में यहाँ पे दिख भी रही है, उसे घरचों की आवाज़ आ गई और उसने बड़े मन लगाकर उसकी रुई को धुन दिया और फिर कहता कि ये लो तुम्हारी रुई मैंने धुन दी है। फिर वो कहती है कि इसमें से आधा हिस्सा जैसे मैंने कहा था कि तुम ले लो, तो वही हुआ। धनु ने आधा हिस्सा ले लिया और आधा गवरिये को दे दिया। आगे चलते हैं कि इससे उत्साहित गवरा गवरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से एक सुई काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धूसा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की। देखिए, उसके बाद वो गवरा गवरिया एक कोरी के वहाँ पे गए और उसको कहा कि तुम ये सूत को काट दो। जो कोरी था उसकी कमर झुकी हुई थी, वह भी बुजुर्ग अवस्था में था और उसका जो शरीर था उस पर मतलब फटा पुराना एक धूसा डला हुआ था और वह भी बड़े बेमन से बोला कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, देख नहीं रहे कि मैं राजा के लिए अचकन के लिए सूत काट रहा हूँ और उसको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है मुफ्त में काम करने की। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरिया अचरज में बोली।
तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं कि यहाँ का चाल चलन? खट मारे बरधा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा के नाम पर ही होते हैं और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उन्हीं का काम होता रहता है। देखिए, गवरिया बड़े हैरानी से बोलती कि क्या जो देश है इसमें सब काम राजा के लिए ही होते हैं, दूसरों के लिए नहीं होते। इस पर कोरी ने उसे आंख भर के देखा कि तुम किस मुल्क से आई हो? जानते नहीं यहाँ का क्या तौर तरीका है? यहाँ पर जो राजा है वो आराम से खाना खाता है, मौज मस्ती करता है, और जो बाकी हैं वो काम करते रहते हैं। यहाँ पर सब काम राजा के नाम पर ही होते हैं या राजा के लिए ही होते हैं। राजा जी के जो लघु जो जानकार हैं वो भी बहुत सारे हैं और इसी में वो उनका काम भी करवाते रहते हैं राजा का नाम लेकर। आगे है कि मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे। गवरिया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। देखिए, फिर गवरिया बोलती है कि तुम बात से मत मुकरो भैया, कि तुम इसे काट दो और जो काटा हुआ जो धागा होएगा उसे आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतना वाजिब मजूरी पर काम न करना तो मूर्खता होती। तन तन करके उसने तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया उसने। देखिए, इतनी अच्छी जो उसको मेहनत मिल रही थी, उसको काम के बदले मजदूरी मिल रही थी, तो कोरी भी तैयार हो गया और उसने सोचा कि अगर वो ऐसा काम नहीं करेगा तो ये मूर्खता होगी। उसने अपनी चरखी चलाई और तन तन करके ताता थैया की आवाज आने लगी और उसने जो सूत था काफी लच्छेदार और मुलायम काट दिया था। कदम आगे है कि कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस सूत से कपड़ा बुन दो। देखिए, जब वो कारीगर से काम करवा लिया, उन्होंने सूत कटवा लिया, तो उसके बाद गवरिया आगे गई बुनकर के पास और बुनकर को बोलती कि बुनकर भैया, इस कते सूट से तुम कपड़ा बुन दो। आगे है कि बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। देखिए, जो बुनकर था वो भी कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, उसे राजा के लिए बागा बुनना है। थोड़ी देर बाद राजा जी के जो नौकर है वो यहाँ हाजिर हो जाएंगे और वो जो उसको बनाने का काम मिला है वो फिर उसको तंग परेशान करेंगे। आगे है कि इसे बुन दो भैया। गवरिया ने साहस संजोकर कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले और आधा हम ले लेंगे। फिर गवरिया कहती है साहस बंटाकर कि है भैया, तुम इसे बुन दो, इसका कपड़ा बना दो और जो कपड़ा तुम बनाओगे उसका आधा तुम ले लेना और आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचा, ताना बाना पसार दिया, उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। देखिए, बुनकर को भी सौदा बुरा नहीं लगा और वह तैयार हो गया। उसने सूत को अपनी तरफ खींचकर और अपना करघा चलाने लगा। धरकी ढुलने लगी और आवाज जैसे ताना बाना की आवाजें आने लगी और थोड़ी ही देर बाद उसने काफी मुलायम और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा गवरिया को दे दिया। फिर आगे है कि गवरिया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी बना दो। और फिर वही जो कपड़ा लेकर वो दर्जी के पास पहुंची और बोलती कि दर्जी भैया, इसकी आप टोपी सिल दो। आगे है कि खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष में बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झब्बे झिलने हैं। दर्जी ने माथे पर पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ लेना न देना, भरे माथ पसीना। देखिए,
जो दर्जी है वो गुस्से में बोला कि तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं, कि तुम देख नहीं रही कि मुझे राजा के जो उनके घर पे बेटा पैदा हुआ है, उनकी 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद अब 10वां बेटा पैदा हुआ है। उसके लिए अब मुझे काफ़ी सारे कपड़े सिलने हैं। और दर्जी ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा कि कुछ लेना नहीं देना, लेकिन उस मतलब कोई कुछ उसे पैसे नहीं देता उसके बदले में, काम करने के बदले में, और वह लेकिन उसका पसीना निकलता रहता है। हम तो भैये बगैर बगैर में कुछ करवाते नहीं। गवरिया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। देखिए, गवरिया बोली कि हम बिना पैसे दिए काम नहीं करवाएंगे, मतलब बिना मजदूरी दिए। गवरिया बोली, तुम इस कपड़े की टोपी सिल दो, कि 2 टोपियां सिल दो, एक तुम ले लेना और एक हम ले लेंगे। मोह मांगी मंजूरी पर कौन मुंजी तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे अपने आपे में न रही। 1.5 टांगों पर ही चल लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली। देखिए कि जैसे मुंह मांगी जो उसको मेहनत मिलने को तैयार थी, तो उसने अपनी कैंची से कच कच की आवाज़, उसने अपनी कैंची उठाई और वो उसकी टोपी बनाने लगा, जिससे कच कच की आवाज़ आने लगी। और जो सुई से वह सिल रहा था तो उसे सरसर की आवाज़ आने लगी, और उसने अपने बड़े ही मन लगाकर 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने एक टोपी पर 5 फुदने भी लगा दिए, और जो फुदने वाली जो टोपी है वो गवरिया ने पहनी, और वह नाचने लगी, फुदकने लगी और गवरिया को दिखाने लगी कि देखो मेरी टोपी सबसे निराली है, और यह 5 फुद्दे इसके ऊपर लगे हुए हैं। आगे गवरा बोलता है, वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे ने भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। गवरा बोलता कि तुम तो बिल्कुल रानी लग रही हो। तो गवरिया बोली, नहीं रानी नहीं, मैं तो राजा लग रही हूँ। और कि अब कौन सा राजा मेरा मुकाबला करेगा, क्योंकि मैंने तो अपनी मेहनत से यह टोपी बनवाई है। और बल्कि जो राजा है वो बिना मेहनत मजदूरी दिए सबसे काम करवाता है, तो कोई भी राजा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। टोपी पहनते ही आगे है कि टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा को भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल में कंगूरे पर जा बैठती। देखिए, टोपी पहनने के बाद उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना जो इस मुल्क में सब काम जिस राजा के लिए होते हैं उसको एक बार देखा जाए। और उड़ते उड़ते वह महल के किनारे पर शिखर पर जाकर बैठ गई। उस वक्त राजा चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। देखिए, जब जो गौरैया थी राजा के महल में पहुंची, तब वो छत पर थोड़े से वस्त्रों में ही और बिना सिर पर टोपी लिए वहाँ पे लेटा हुआ था और मालिश करवा रहा था। एक टहलुआ था जो उसकी सिर पर मालिश कर रहा था, दूसरा उसके हाथ पांव की उंगलियों से कच-कच की कट-कट की आवाज़ निकाल रहा था, तीसरा उसके पीठ पर मुक्कियाँ मार रहा था, और जो चौथा था वह उसकी गुद्दी काट रहा था, मतलब उसकी जो पिंडियाँ थी वहाँ पे मालिश कर रहा था। गवरिया कंगूरे से ही चिल्लाई कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो गवरिया चिल्लाई कि मेरे सिर पर तो टोपी है, लेकिन राजा के सिर पर टोपी नहीं है। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरिया से टकरा गई। गवरिया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख रे फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं।
देखिए, जब मालिश करवाते राजा ने उस गौरैया की बात सुनी, जो वह कह रही थी कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं, तो इस पर वह बोला कि कोई मेरी टोपी लेकर आओ। और फिर जब राजा ने टोपी पहन ली, तो वो गौरैया बोली कि मेरी टोपी में तो 5 फुदने हैं और राजा की टोपी में एक भी फुदना नहीं है। वह यह बार बार बोल रही थी कि मेरी टोपी में तो 5 फुदने हैं, राजा की टोपी में एक भी नहीं। इससे राजा को बेहद हेटी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फतगुद्दी की गर्दन मसल दो, पंख नोच लो, सिपाहियों देर ना करो। देखिए, जब वो गौरैया थी राजा को चिढ़ा रही थी, इससे वह क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे सामने एक छोटी सी जो चिड़िया है, गौरैया है, उसकी इतनी बड़ी मजाल कि वह मेरा मजाक उड़ा रही है। और फिर वह गुस्से में बोला सिपाहियों से कि देर ना करो, तुम इसकी गर्दन मसल दो और इसके पंख नोच लो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो, ले आओ और मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। देखिए, मंत्री बोला कि क्षमा करें महाराज, कि आप मच्छर मारकर अपने हाथ गंदे मत कीजिए, यह अपने आप ही यहाँ से चली जाएगी। फिर राजा सिपाहियों से बोला कि यह ऐसे नहीं मानेगी, तुम इसकी टोपी छीन लो और उसकी टोपी को मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरों के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट देखने लगा। देखिए, जब सिपाही ने गुलेल मारकर उसकी टोपी नीचे गिरा दी और दूसरे सिपाही ने उस टोपी को राजा के सामने पेश कर दिया, तो जैसे ही राजा टोपी को मसलने लगा, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर वह दंग रह गया कि कारीगरों ने उसको बहुत ही सुंदर बनाया था। वह सोचने लगा कि उसके राज्य में उसके सिवा कोई इतनी खूबसूरत टोपी कैसे पहन सकता है, उसके पास कैसे पहुंची उस गौरैया के पास। यह सोचकर राजा उसे उल्ट पुल्ट कर कर उस टोपी को देखने लगा। आगे है, इतना नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न लग चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानित राजा की आवाज निकली। देखिए, राजा सोचने लगा कि यह नगीना, यह बहुत ही सुंदर टोपी किसने बनाई है। और राजा ने सोचा और उस बात का पता न चले, ये तो हो नहीं सकता था। और फिर जो जो कारीगर था जिसने यह बनाई थी, उसकी खोज होने लगी। और फिर वो जो दर्जी हाजिर हुआ और वो कहने लगा कि क्षमा अन्नदाता। फिर राजा बोलता गुस्से में कि इतनी बढ़िया टोपी तो तुमने कभी हमारे लिए तो बनाई नहीं। आगे वो दर्जी कहता है कि दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। ना की मानिद राजा फूंक मारने लगा। देखिए, फिर वो जो दर्जी है वो बोलता है कि अन्नदाता मुझे माफ़ कीजिए। फिर राजा बोलता है कि तुम वजह बताओ कि इतनी सुंदर टोपी तुमने कैसे बनाई। फिर वो दर्जी बोलता है कि जो कपड़ा था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, बहुत ही गफश था और दबीज था। फिर राजा बोलता है कि नाक की तरह बिल्कुल मानिद होकर बोलता है कि ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। फिर उसके सामने जो ये सूत काटने वाला था वो हाजिर हो गया। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानित राजा ने दहाड़ मारी। देखिए, फिर जब वो बुनकर हाजिर हुआ तो वो भी माफ़ी मांगने लगा। फिर राजा बोला कि हमें माफ़ी नहीं, तुम वजह बताओ कि इतना अच्छा कपड़ा तुमने कैसे बनाया। तो फिर वो बोला कि जो सूत था वो बहुत ही लच्छेदार था, बहुत ही मतलब बढ़िया क्वालिटी का था। फिर राजा ने फिर दहाड़ मारी, मतलब फिर गुस्से में बोला कि इतना अच्छा सूत किसने काता।
देखिए आगे है कि गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़कती। देखिए फिर जब कोरी हाजिर हुआ तो वो भी बोला कि महाराज मेरी जान बख्श दो। फिर राजा बोला कि तुम मुझे वजह बताओ। फिर वह बोला कि रुई थी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी और बादलों की तरह धुनी हुई थी, मतलब बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी की थी। फिर राजा गुस्से में बोलता है कि इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी थी? हाँफते छांटी पीटते धुनिया हाजिर हुआ, क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं वजह बताओ। राजा गुस्से में कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया गया? देखिए गुस्सा, राजा तो अब बिल्कुल गुस्से में कांप रहा था कि वह भी दुनिया को बोला कि तुम मुझे भी वजह बताओ और मुझे क्षमा नहीं चाहिए। तुम चारों ने मिलकर इसका गवरिये का जो काम किया है, हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया जो इतना बढ़िया काम तुमने इसके लिए किया है? आगे है कि आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अभय दान दे। तो बोलूं सरकार? दुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले अब बताओ। देखिए जो ये दुनिया था उन्होंने बोला कि हमने आपके लिए भी काम किया है सरकार और आगे भी आपके लिए ही करेंगे। फिर राजा बोलता है कि लेकिन जो हमारे लिए काम किया है उसमें इतनी नफासत, उसमें इतनी कुशलता नहीं थी। फिर दुनिया बोलता है कि अगर हम हमें क्षमा दें, कि अगर मैं बोलूँगा उसकी आप मुझे क्षमा देंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। फिर राजा बोलते हैं कि चलो बताओ कि क्या बात है। आगे वह बोलता है कि महाराज इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देखिए जो दुनिया था उसने डरते डरते बोला कि महाराज इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसके बदले आधा हिस्सा मेहनत का दे देती थी, मजदूरी का दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ होता है वह कुछ भी नहीं देता और इसके पास तो कुछ था भी नहीं फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई, अपने आप काम बढ़िया होता गया। और दुनिया यह बोलते बोलते भी दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंखों में अंगुली डालकर देख लो, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। गवरिया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल। इसका धन घट गया है लगता, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। देखिए ये सब बातें जब वो गवरिया सुन रही थी उसके बाद वो कहती कि राजा देख लो, आंखों में उंगली डालकर देख लो, इसके मैंने पूरे मोल चुकाए हैं इस टोपी के बदले, मैंने फ्री में कोई भी काम नहीं करवाया है। गवरिया फिर चिल्लाने लगी कि यह राजा तो कंगाल है, इसके पास धन नहीं है और तभी इसने मेरी टोपी छीन ली है, इसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये अपनी टोपी बनवा ले। राजा तो वाकई अकबर का रह गया था। एक तो तमाम कारगिरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरा खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चल गया कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगाम वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतने लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? देखिए राजा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, बिल्कुल हैरान था कि एक तो सब कारगिरों ने उसकी मदद की थी और जो टोपी उसकी, जो राजा की जो टोपी थी वो बहुत ही कम खूबसूरत थी उसकी टोपी के सामने। और जो तीसरी बात थी कि जो उसका खजाने की जो पोल थी वो खुल गई थी और वो सोचता कि इसको कैसे पता चल गया कि उसके खजाने का धन घट गया है। तमाम बिना फ्री में मतलब कि काफ़ी सारे काम फ्री में करवाने के बावजूद भी और बड़ी सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद भी राजा का जो खजाना था वह खाली ही रहता था, क्योंकि इतने ऐशो आराम, इतनी लश्करी और लवाजिमे का जो बोझ था वो खजाना कैसे संभाल सकता था। आगे चलते हैं कि तमाम लोग निकल आए यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहा माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। देखिए
ये इस शोर-शराबे से काफ़ी लोग वहाँ आ गए और उस तमाशे को देखने लगे। फिर मंत्री ने कहा कि ये जो मुँहफट गौरैया है, यह तो महाराज को बेइज़्ज़ती कर रही है, उनका सारा पर्दा ही खोलकर दम लेगी। फिर राजा खुद घबरा गया था और वह झट से बोला कि इसकी टोपी इसको वापस कर दो और इसको यहाँ से जाने दो। फिर सब सिपाहियों ने उसकी कहा माना राजा का और उसकी टोपी हवा में उछाल दी। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़-उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुँहफट के मुँह लगेगा? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। देखिए, जब गौरैया को अपनी टोपी मिल गई तो वह उड़-उड़ कर कहने लगी कि यह राजा तो बड़ा डरपोक है, क्योंकि इसने मेरी टोपी लौटा दी है। कहाँ ये इतना बड़ा राजा जो मुझसे डर गया। फिर राजा कहने लगा कि कौन इस मुँहफट के मुँह लगेगा? कौन इससे बातें करेगा? क्यों मंत्री जी? उसने मंत्री से को प्रश्न किया। यह कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। देखिए, इस कहानी से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है कि हमें कोई भी काम फ्री में नहीं करवाना चाहिए। उसके बदले में उसको, जिससे भी हम काम करवा रहे हैं, उसे मज़दूरी दे देनी चाहिए, ताकि उसका भी भला हो और हमारे मन में भी संतुष्टि आ जाए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा काम अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा और लोगों का भी भला हो जाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद।